ये रिकॉर्डिंग मैसेज गया रे आप लोगों के पास? हाँ स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है। अनिमेश तेरे तू अभी जहाँ पर यहाँ नेटवर्क अच्छा है? पहले पहले तेरा हाँ, नेट पूरा वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे। हाँ तो तू तेरा पहले का वो नेटवर्क इतना झमेला करता था, तेरा आवाज़ एकदम क्लियर है। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आज टेक्निकल पे लास्ट दिन क्या बात हुआ था? आरएसआई, अरे याद होगा क्या आप लोगों को? लास्ट क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज का क्लास भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडिकेटर्स में आ गए हम लोग। अरे हम लोग अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स में बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट दिन हम लोगों ने बात किया था सर, जैसे लास्ट मतलब मूविंग एवरेज में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था, ठीक है। फिर प्रीवियस वीक में हम लोगों ने आरएसआई पे बात किया। आरएसआई इन द सेंस आपका नहीं, आरएसआई नहीं, क्या हुआ था बात? आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो वो एक अच्छा डिस्कशन था टेक्निकल लेवल में स्टॉक का मूवमेंट को समझने के लिए, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे, आज से डिस्कस करना है मुझे आप लोगों के साथ एमएसीडी पे। आप लोग नाम सुने हो सर एमएसीडी का? हाँ, एमएसीडी एक गजब इंडिकेटर्स है सर, मतलब करेंगे तो आपको अभी समझ में आएगा। लेकिन ये एमएसीडी जो है, ये मूविंग एवरेज का जो चैप्टर था ना, अगर किसी का मूविंग एवरेज चैप्टर मिस है तो उनको मैं बोलूंगा कि एक बार फिर से मूविंग एवरेज कर लो, ठीक है। क्योंकि वहां पर मूविंग एवरेज के अंदर आप लोगों को याद होगा, मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी करवाया था, याद है क्या? हाँ, मूविंग एवरेज के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, क्रॉसओवर ईएमए, कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हेलो, किसी को नहीं याद आ रहा है? ज्योति बोलो साहब। यस सर। ओके सर। तो जैसे हम लोगों ने इंडिकेटर्स के अंदर आपका मूविंग एवरेज को किया था, मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेशंस के पहले भी, इंडिकेटर स्टार्ट करने से पहले भी हम लोगों ने मूविंग एवरेज पे चर्चा किया था, और उसमें हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर मूविंग एवरेज, कुछ अच्छा खासा मूविंग एवरेज पे बात किया था। किसी भी स्टॉक का जो बेसिकली ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को पहचानना, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स का ट्रेंड को पहचानना, आप समझ पा रहे हो ना? तो एग्जैक्टली जैसे आपको निफ्टी का ट्रेंड समझना होता है, सेंसेक्स का ट्रेंड समझना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग यूज कर लेते हैं मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट। तो आज इस मूविंग एवरेज का ही एक एक्स्ट्रा यूज बोल सकते हो आप, और एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन मतलब जो आपको और कंफर्म करेगा ट्रेड सेटअप करने में, ठीक है। इवन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ वेज में आप काम कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग में काम कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है सर एमएसीडी, मूविंग एवरेज। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ये मूविंग एवरेज में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। बट एक बात मैं बार बार बोलूंगा, अगर किसी का भी मूविंग एवरेज का चैप्टर मिस है, ठीक है, तो वो फिर प्लीज एक बार वो वाला क्लास अगर मेरे से नहीं, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो फिर से एक बार लेके वापस देखे, क्योंकि ये इसका जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो एक्चुअली मूविंग एवरेज में हम लोगों ने डन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपका मूविंग एवरेज क्लैरिटी है तो फिर आपको एमएसीडी में प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना प्रॉब्लम होगा अगर मूविंग एवरेज मिस है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जरूरी नहीं, आई थिंक दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। चलो तो फिर मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट मुझे कंफर्म कर दीजिएगा एक बार कि स्क्रीन शेयर है या नहीं, और फिर एमएसीडी में चर्चा चालू करते हैं। क्या स्क्रीन शेयर है? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो देखो। तो इंडिकेटर्स में और अनदर एक सिग्नल, ठीक है, सिग्नल भी बोल सकते हो, नाम है सर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज एमएसीडी, ठीक है। पॉपुलरली इसको एमएसीडी कहा जाता है, ठीक है। अब ये एमएसीडी है क्या, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट कि व्हाट इज दिस एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को तो पढ़ना ही है सर, आज पूरा इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कि ये एमएसीडी कैसे काम करता है। सुमन गुड मॉर्निंग, তোমার জন্য একটু ওয়েট করছিলাম। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो
तो ये जो MACD है, आज का डिस्कशन है सुमन MACD, दैट इज इतना देर से मैं एक्चुअली इंट्रो ही दे रहा था, तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट स्टार्ट किया मैंने। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो व्हाट इज दिस? तो पहले ना इसका प्रैक्टिकली कैसे देखने में होता है, मैं पहले आपको वो दिखा दूं, ठीक है, कि हाउ MACD लुक्स लाइक। ओके, तो फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि MACD देखने में कैसा होता है, वो पहले आप देख लो, और फिर डिटेल्स एनालिसिस होगा। आप देख ही सकते हो कि पूरा डिटेल्स यहाँ पर रेडी है, तो मैं आपको पूरा का पूरा MACD का डिटेल्स बोलूंगा। बट फिर से एक बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट याद है तो आपको हेल्प मिलेगा, अगर याद नहीं है तो वही रिकमेंडेशन है, एक बार फिर से मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो सर, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में दिखाता हूँ, मतलब कैसे देखने में होता है, किस तरह का देखने में होता है अपना ये मूविंग एवरेज। अच्छा, ये क्या दिख रहा है सर? ये निफ्टी 50 है, ये रिसेंट निफ्टी 50 है। दिस इज बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड को अभी हटाते हैं सर, बॉलिंजर बैंड को अभी हटाते हैं, बीबी को भी डिलीट करते हैं। तो जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इंडिकेशंस में गया, ठीक है, निफ्टी को चूज किया। आप लोग स्क्रीन देख रहे हो ना? हेलो, मैंने इंडिकेशन में किया, मतलब यहाँ पर मेरा जो स्टॉक का लिस्ट है, ठीक है, ये ज़ीरोधा के अंदर है, आप स्टॉक्स के अंदर है। तो मैंने जस्ट यहाँ से चार्ट को लिया, ठीक है, चार्ट को लेके जस्ट मैं चार्ट लिया, चार्ट लेके मैं यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना जो मैं शो कर रहा हूँ? हेलो, ओके सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, देखो मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का दिखाई भी रहा है। जस्ट मैं इंडिकेटर में क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मैं बस आप लोगों को पॉपुलर इंडिकेटर्स ही पढ़ा रहा हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूंगा MACD, आपको MACD दिखाई दे दिया होगा, दिख गया ना? तो मैंने साइड में क्लिक कर दिया और यहाँ पर MACD लाइन रिसेंट निफ्टी का, निफ्टी 50 का, ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट MACD का अगर मैं आपको शो करूँ तो इसका जो बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज, ओहो एक सेकेंड, 12 डेज 26 डेज, मतलब एक 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है और एक 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। 12 डेज फास्ट, मतलब फास्ट मूविंग, और 26 दिन वाला जो होता है वो शॉर्ट, मतलब स्लो मूविंग। ऐसे तो आप लोगों को पता है ना सर कि जब हम लोग मूविंग एवरेज किया था तो उसमें भी फर्स्ट मूविंग और स्लो मूविंग का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। मतलब अगर लंबा दिन लोगे, ज्यादा दिन लोगे तो वो स्लो मूविंग एवरेज माना जाता है, और शॉर्ट पीरियड लोगे तो वो फास्ट मूविंग एवरेज माना जाता है, ठीक है। तो फास्ट मूविंग एवरेज में यहाँ पर 12 दिन और स्लो मूविंग में 26 डेज, और सिग्नल लेंथ को 9 दिन का सिग्नल लेंथ यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस से लिया जाता है, जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसी से लिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज से ही जुड़ा हुआ है, बट मूविंग एवरेज का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, मूविंग एवरेज का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये MACD कॉन्सेप्ट। ये MACD लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर MACD का 12 एंड 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर है। ये देखिए, ये एक ब्लू लाइन में है और एक रेड लाइन में है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन। और ये देखिए, ये आपका है सेंट्रल पॉइंट, देखिए तो ये रहा सेंट्रल पॉइंट। मैं इसको फिर से रब कर दूंगा, दिस इज बेसिकली 0। अब ये 0 के आसपास में ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये दोनों लाइन, ये MACD लाइन 0 के ऊपर बेस करके, सेंट्रल लाइन के ऊपर बेस करके ऑसिलेट करता है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो मैंने अप डाउन कर रहा हूँ ना, ये अप एंड डाउन, अच्छा नीचे भी आया था, नेगेटिव में भी गया था, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि ये जो अप डाउन करता है 0, मतलब सेंट्रल लाइन के बेसिस में, ठीक है। सेंट्रल लाइन के बेसिस में MACD का जो एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे आना, मतलब एक बार पॉजिटिव होना, ये देखिए सर यहाँ पर आपको 100, 200, 300, ये आपका 0 के ऊपर वाला पॉइंट है, और 0 के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर -100 भी दिखेगा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? 0 के नीचे देखिए -100 है, दिस इज -100, और 0 के ऊपर देखिए दिस इज पॉजिटिव एरिया, दैट इज 100, 200, 300, दिखाई दे रहा है? जस्ट ये कंफर्म कीजिएगा। हेलो सर,
तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, अभी मतलब समझाने वाला हूँ, वेट कर जाइए, ठीक है। तो ये एमएसीडी ये जो दोनों लाइन है, ये एक्चुअली आपको क्या सिखाते हैं, इसके पीछे का मतलब इसको बिल्ड करने के पीछे का टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। स्टॉक का मूवमेंट तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निफ्टी रिसेंटली 17,000 समथिंग चल रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 17,369 का अभी लास्ट क्लोज है फ्राइडे का, कल के एंड का। तो अभी सवाल यही है कि ये एमएसीडी लाइन से आप निफ्टी के बारे में क्या फील कर सकते हो, ठीक है। इवन ये तो निफ्टी 50 है, आप पूरा कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपका क्या सोच होगा, बेसिकली आपका ट्रेड सेटअप क्या होगा इन सिंपल। तो चलो सब, तो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्यों ना बैकग्राउंड में बात कर लिया जाए, बिकॉज ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब तक आपको बैकग्राउंड क्लैरिटी ना हो ना तो कोई काम नहीं है। तो इसलिए बैकग्राउंड क्लैरिटी में ज्यादा काम करेंगे सब। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, मैं आपको ये भी समझाता हूँ ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नाम क्यों दिया गया है। चलो सर मैं आपको ये भी बता दूं, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये दोनों नाम के पीछे का क्या क्या रीजन है। अगर आप लोग थोड़ा सा नजर दोगे तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, प्लीज थोड़ा मुझे हेल्प कीजिएगा। ज्योति, विक्रांत, सभी को बोल रहा हूँ, अनिमेश, ये देखिए जब ये थोड़ा सा डाउन मूवमेंट में है, ये दोनों एक दूसरे को मतलब जिस मूवमेंट में एक दूसरे के पास आ रहा है, मतलब दे बोथ वांट्स टू कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चाह रहा है और जहां पर आके देखिए एक दोनों क्या कर लिया, जुड़ गया। तो जब जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ओके। और फिर देखो एक एक टाइम के बाद ये दोनों बिछड़ना भी चाहता है, ये देखो यहाँ से इसके बाद दोनों देखो बिछड़ गया, ठीक है। तो जिस पॉइंट में दोनों मीट करता है, मीट करने के लिए भागते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। एंड जब दोनों एक दूसरे से भागते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। हम लोग को बात समझ में आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइन है यहाँ पर, एक 26 दिन का, एक 12 दिन का, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है एक रेड लाइन पे, एक रेड लाइन पे और एक ब्लू लाइन पे। मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए आता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है, मतलब दोनों आसपास आना चाहता है। तो जिस पॉइंट में ये दोनों आसपास आना चाहता है इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, और जिस पॉइंट में ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ना चाहता है इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये दोनों लाइन कन्वर्जेंस भी होता है और डाइवर्ट भी हो जाता है, दैट इज द रीजन इसका नाम है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब नाउ अब इसके ऊपर आपको डेवलप करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर अभी मुझे आपको बताना चाहिए, दैट इज ये जो इंडिकेटर है एमएसीडी इंडिकेटर, इसको डेवलप कौन किया था। सर इसको डेवलप किया था गेरल्ड एप्पल, ठीक है। गेरल्ड एप्पल बोल के एक फेमस टेक्निकल एनालिस्ट थे, जो ट्रेडर थे, उन्होंने लेट 70s में, मतलब 70 के आसपास, 1970s के आसपास में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। ट्रेडर्स कंसिडर एमएसीडी एज द ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं उनके लिए ये एमएसीडी कॉन्सेप्ट एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड डैडी। बट कभी कभी आप लोगों को पता है ना सर, ओल्ड इज गोल्ड की तरह काम करता है, हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, बट कई बार बहुत सारे ट्रेडर एमएसीडी को भी, जैसे आजकल देखो सर आरएसआई बहुत फेमस है, ठीक है, आरएसआई फेमस है, मूविंग एवरेज भी नॉर्मल लेवल में भी अपना बहुत अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, अगर आपको याद है प्रीवियस क्लासेस का लेक्चर्स। तो ये एमएसीडी कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी ओल्ड इज गोल्ड की तरह भी काम करते हैं, और इनको डैडी ऑफ इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है, ओल्ड डैडी, ठीक है, ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स टाइप। दो इन्वेस्टेड इन दी 70s, इन्वेंटेड इन दी 70s, 70 के आसपास के लेट 70s में, 1970s के लेट 70s में इसको बनाया गया था। MACD is still considered as one of the most reliable indicators by momentum traders। जो लोग मोमेंट के बेसिस में जो लोग ट्रेड करता है उनके लिए आज भी ये बहुत रिलायबल इंडिकेटर्स है। अब सवाल यही है आपके मन में कि ये मोमेंटम को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ऐसे आप लोगों को पता ही है मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों को याद है तो मूविंग एवरेज ना ट्रेंड पे काम करता है, मूविंग एवरेज काम करता है ट्रेंड पे, तो आपको भी ट्रेंड समझना पड़ेगा, दैट इज मोमेंटम। तो किस पॉइंट में मूवमेंट आएगा, तो as the name suggests MACD is all about convergence and divergence of the two moving average।
दो मूविंग एवरेज लाइन, जैसे कि ईएमए के बारे में मैंने आपसे बात किया हुआ पहले, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज लाइन है। कन्वर्जेंस ऑकर्स व्हेन द टू मूविंग एवरेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के करीब आना चाहता है। एंड डाइवर्जेंस ऑकर्स व्हेन द मूविंग एवरेज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दूसरा एक दूसरे से निकलना चाहता है, मतलब दूर जाना चाहता है। ठीक है, इट्स लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हो, दो लाइन कभी मिलना चाहते हैं, कभी दूर जाना चाहता है, कि अभी अकेला रहना चाहता है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अभी सवाल यही है कि ये कब पास पास रहेगा और कब अकेला अकेला रहेगा, इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है। ये इसका पास पास रहना और इसका अकेला अकेला रहना, ये दोनों चीज आपके लिए बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। वेट, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। आपको शॉर्टिंग के लिए सोचना है कि बाइंग के लिए लॉन्ग लॉन्ग बाय करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एमएसीडी इज कैलकुलेटेड यूजिंग, देखिए जो मैंने अभी आपको शो कर रहा था ना स्क्रीन पे, चार्ट के जो सिग्नल का चार्ट बना के मैं आपको दिखा रहा था, वो एक्चुअली यही बना हुआ था, 12 डे ईएमए एंड 26 डे ईएमए। पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक 12 दिन का ईएमए है और एक 26 दिन का ईएमए है। ठीक है, ये 12 दिन का ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके, और एक 26 दिन का ईएमए, ये दोनों कैलकुलेशंस कैसे होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वी ऑलरेडी डन योर मूविंग एवरेज क्लास। ठीक है, तो उसको एक्सेल सीट में डाल के कैसे आप लोग खुद से भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ था। ठीक है, और किस तरह से एक के बाद एक डेट को बढ़ा के एवरेज को मूव ऑन किया जा रहा था, उसके ऊपर भी बात हम लोगों ने करके रखा। मूविंग एवरेज क्यों है, जैसे अगर आपको याद होगा, जैसे अगर मानो कि किसी ने, आज कौन सा डेट है, 11 तारीख से लेके लास्ट 10 दिन का मूविंग एवरेज कर रहा है, 11th ऑफ सितंबर, 12th ऑफ सितंबर, 13th ऑफ सितंबर, तो इस तरह से अगर वो 10 दिन का मूविंग एवरेज कर रहा है तो 11 से पहले 21 तक का कर लिया। ठीक है, सैटरडे संडे को छोड़ देगा ऑब्वियसली, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब करेगा तो फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर 12th वाला लेगा, तो बार बार इसका एवरेज चेंज होता जाएगा, बिकॉज हर बार एक एक पॉइंट एक्सक्लूड होगा और एक न्यू पॉइंट इंक्लूड होगा। इसके बारे में मैं अभी और डिटेल्स चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता, बिकॉज इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्या, ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उस पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज जस्ट टू वीक्स बैक हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 और 2 वीक्स बैक। तो 12 डे ईएमए एंड 26 डे ईएमए, प्लीज नोट बोथ द ईएमएस आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस। ये वाला बात ध्यान रखिएगा, ये जो ईएमए का प्राइस है ये क्लोजिंग प्राइस पे है। ऐसे देखिए आज के डेट में ना, ये इसका जो कैलकुलेशंस पार्ट है, इसको लेके आपको इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर सारा का सारा पैटर्न है। ठीक है, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, लाइक आप स्टॉक्स, ग्रो, आपका जीरोधा, ठीक है, बहुत सारे फेमस कंपनीज है, इवन बिग पुराना कंपनीज में से मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, सभी के पास इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करके ये जो डेटा है इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट आपको जाना है इंडिकेटर्स में, आपको जो चाहिए आपको पुट करना है, और अगर आप उसको बाद में चेंज भी करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर देखो आप लेंथ भी चेंज कर सकते हो, और मतलब 12 दिन को चेंज करके 22 दिन भी कर सकते हो, 32 दिन भी कर सकते हो, स्लो को 26 को चेंज करके 36 भी कर सकते हो, तो व्हाट एवर यू वांट आप इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बाय डिफॉल्ट पूछूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट है, बाय डिफॉल्ट एक्चुअली ये जो अपना जिन्होंने एमएससीडी बनाया, ठीक है, गेरल्ड एप्पल ने एक्चुअली ये 12 और 26 दिन को ही मेनली टेक्निकल के लिए यूज किया था, इसीलिए उसको डिफॉल्ट माना जाता है। बट जरूरी नहीं कि उन्होंने जो कहा आपको वही मानना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से भी अपना टेक्निकल सिग्नल निकाल सकते हो। इतना प्रोविजंस, मतलब इतना छूट आपको है, ठीक है, इतना फ्रीडम आपको है, ऐसा कोई नहीं है कि जो है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। So standard MACD is calculated 12 day EMA and 26 day EMA. So this is the very vital point to be noted. Please note both EMAs are based on closing price. Another point, we subtract the, अच्छा यहाँ पर तीसरा कैलकुलेशंस आपके लिए अनदर वाइटल पॉइंट, ये जो लाइन अभी चल रहा है ना, ये सब बहुत वाइटल है, ये एक पॉइंट अच्छा है, क्लोजिंग प्राइस ये आपको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड बात, वी सब्सट्रैक्ट द 26 EMA फ्रॉम द 12 डे EMA। 26 दिन वाला ईएमए को 12 दिन वाला ईएमए से आपको माइनस करना पड़ेगा। कैसे? वेट, टू एस्टिमेट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वैल्यू, इसके लिए आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वैल्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए सिंपल लाइन ग्राफ ऑफ दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज एमएसीडी, और उसके बेसिस में आपका एक ग्राफ क्रिएट होगा, एक लाइन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एमएसीडी लाइन। जो एमएसीडी लाइन अभी आप लोग स्क्रीन में भी बार बार देख पा रहे हो,
स्क्रीन में भी बार बार आप लोग ये जो दोनों लाइन आपने देखा ये एक्चुअली एमएससीडी लाइन है। अब सवाल यही है ये एमएससीडी लाइन को ड्रॉ करने के पीछे का कहानी क्या है, तो चलो सर देखते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 12 डे का ईएमए और आपको चाहिए 26 दिन का ईएमए, जिसको आप एक्सेल सेट में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको पुट करने का तरीका एक बार आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसे देखो रियल में आपको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर सारा का सारा डेटा पुट है, आपको बस जाके टाइप करना है और देख के समझना है, दैट इज आपका काम। बट फिर भी अगर थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया जाए तो उसमें कुछ लॉस तो नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसको अगर डेटाबेस मैनेजमेंट की तरह यूज किया जाए तो ये डेटा आपको किस तरह से, जैसे मानो ये 2014 का एक डेटा जो यहाँ पर पुट किया हुआ है, दैट इज ये 1 जनवरी 2014 निफ्टी चल रहा था 6302 पे। ठीक है, 2014 का 1 जन निफ्टी चल रहा था 6000 पे। इस तरह से 2 जनवरी 6221, अभी आप आपके आज के डेट के हिसाब से भी आप चूज कर लो जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो डेटा पॉइंट है थोड़ा पुराना है, 14 का डेटा है, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको बस मैटर समझना है। 3 जन का 2014 का 6211, आप देखते रहो कि आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी निफ्टी का जो क्लोजिंग डेटा है वो क्लोजिंग डेटा चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली हर दिन तो क्लोजिंग प्राइस चेंज होता ही है ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, हर दिन क्लोजिंग का डेटा तो चेंज होगा, मार्केट थोड़ी ना डेली सेम पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही रहा है। तो जो प्राइस में मार्केट क्लोज हो रहा है आपको क्या करना है, देखो 1 जन से लेके कहां तक जा रहे हैं सब, 1 जन से लेके 16 जन। ठीक है, इसमें आपको लास्ट 12 डेज का आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5, शायद सैटरडे संडे था इसलिए चला गया, माइनस हो गया, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। 1 2 3 6, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 16 जन तक 12 डेट आ गया है ना सर। 16 जनवरी 2014 तक आपका 12 डेटा पॉइंट आ गया। अब इसको आपको पता है सर 17 जन को आपको क्या करना है, 17 जन का ये करंट डेटा क्लोजिंग प्राइस है और ये रहा आपका 12 दिन का ईएमए, 12 डेज का ईएमए रहा ये। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ मूविंग एवरेज में, तो अभी मैं इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको थोड़ा मैं साइड करता हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर आपको इजीली बता देता है, बट फिर भी मूविंग एवरेज चैप्टर में हम लोग इसको समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके? अरे बोलो ना सर, ये किस तरह से मूविंग एवरेज का कैलकुलेशंस होता है हम लोग उसको करके आए हैं ना मूविंग एवरेज चैप्टर में। ज्योति, सुमन, आप लोग को याद होगा? विक्रांत बोलो सर। हाँ सर। ओके, तो मैं अभी उस पार्ट पे नहीं जाना चाहता। तो 12 दिन का जो ईएमए है इसका यहाँ पर एवरेज जो डेटा पॉइंट है ये आया। ठीक है, अब इसी तरह से आपका डेटा पॉइंट अभी 12 दिन, अब देखो ये मूविंग है ना, तो इसलिए आपका जैसे 1 जन का मूविंग है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17 जनवरी तक आके खत्म हो गया, वैसा ही जब मैं 20th जन को ये मैं देख रहा हूँ, जब मैं 20th जन को ये मैं देख रहा हूँ, अब देखो ये न्यू डेटा पॉइंट क्रिएट हुआ, क्योंकि जब 20th जन का डेटा पॉइंट आ गया ना, ये जब इंक्लूड होता है तब 1 जनवरी बाहर हो जाएगा, तब 1 जनवरी बाहर हो जाएगा, इस तरह से ये मूव करते हुए जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप 21 जन को आओगे, ठीक है, तब 21 जन को जब आओगे तब इसमें 21 जन इंक्लूड होता है, तो ऑटोमेटिकली 2 जन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। इस तरह से वो 12 दिन का जो फ्रेश न्यू 12 दिन है, ठीक है, उस डेटा पॉइंट को लेके चलता जाएगा। तो इस तरह से आपका डेटा पॉइंट क्रिएट हो रहा है। कब तक चलेगा, कब तक चल रहा है, ये देखो सर, ये आ गया आपका 26 डेज का। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपका 26 डेज क्रिएट हो गया। अब बात को ठीक से देखो सब, यहाँ पर आपने पहले सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को 12 दिन का किया, फिर उसका आपने एवरेज निकाला। ठीक है, फिर आपका क्योंकि ये मूविंग एवरेज है तो हर न्यू डेट पे आपका एक दिन करके घट जाएगा और एक दिन करके इंक्लूड होता जाएगा, तभी जाके आपको ऑलवेज फ्रेश 12 डे का ईएमए मिलेगा। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत याद दिला रहा हूँ आपको कि मूविंग एवरेज चैप्टर आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आपका 26 दिन का ईएमए। जब आपका 12 दिन का ईएमए फिर 12 दिन का ईएमए का सब कुछ डेटा पॉइंट मिल जाएगा, तब जाके आपको 26 दिन का ईएमए मिलेगा। तो 12 ये देखो आपका 26 डेज का ईएमए आया। कब आया? 6 फरवरी 2014 को। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जस्ट एक स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसको स्टैटिस्टिक्स वाइज पुट किया जा रहा है। ये रहा आपका 26 दिन का ईएमए। ठीक है,
26 दिन का ईएमए, और ये रहा आपका जो चले आ रहा था 12 दिन के हिसाब से, 12 दिन के हिसाब से जो चले आ रहा था। तो ये रहा आपका 26 डे का, और ये रहा आपका 12 डेज का। अब आपको क्या कहा जा रहा है सर, एमएसीडी लाइन के लिए आपको क्या करना होगा, 12 दिन से 26 दिन को माइनस करना होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस करके जैसे ही आपने 12 डेज के ईएमए से 26 डेज ईएमए को माइनस किया, आपका नेगेटिव में वैल्यू आएगा ना। 153 है, 6153 और 6198, तो वैल्यू इज इन नेगेटिव। क्या आपको दिखाई दे रहा है, वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली 6130 6188, ठीक है। ये अगर ये मत पूछिए कि ये कहां से आ रहा है, ये मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन है जो मूविंग एवरेज में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख के रखे हैं। -58 इसको यहां से माइनस करोगे, तो इस तरह से आप जब जब 12 डे ईएमए से 26 डेज ईएमए को माइनस करते जाओगे, आपका 12 डे का ईएमए जब लो वैल्यू है, ठीक है, अगर 12 डे का वैल्यूएशन कम है, 26 का वैल्यूएशन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव रहे, चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लेकिन रिसेंट जो डेटा पॉइंट यहाँ पर पुट किया गया है 12 दिन के हिसाब से और 26 दिन के हिसाब से, उसमें 13 फरवरी तक सारा का सारा डेटा पॉइंट माइनस पे आ गया, सारा का सारा पॉइंट माइनस पे आ गया है। ये जो माइनस पे आया ना सर, ये सारा का सारा पॉइंट एमएसीडी का लाइन है, ये एक्चुअली एमएसीडी है, ठीक है। ये जितना माइनस पे आपको पॉइंट दिख रहा है, आप हेडिंग चेक कर सकते हो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये जितना एमएसीडी अभी जरूरी नहीं कि हमेशा माइनस पे होगा, बट इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में एमएसीडी माइनस पे दिखाई दे रहा है आपको। देखो सर, -45 से ये -45 से चालू हुआ और ये -107 तक गया। नाउ अब यहाँ पर बात ऐसा तो नहीं ना कि आगे बात आगे नहीं बढ़ेगा, बात आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिए एक बार। Let us go through the table starting from left. Okay, we have dates starting from 1st Jan 2014, जो हम लोगों ने ये वाला जो एरिया है 2014 का 1st Jan से ये वाला लेफ्ट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट टू द डेट्स वी हैव क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी मिला। we leave the first 12 data points closing price of nifty to calculate 12 day EMA जो हम लोगों ने देखा। we then leave the first 26 data points to calculate 26 day EMA। तो पहले 12 दिन का EMA, फिर 26 दिन का EMA। once we have both 12 day and 26 day EMA running parallel to each other, जो पैरेलली इस तरह से चल रहा था, 6 फरवरी में आके we calculate MACD value। फर्स्ट टाइम हमें कब मिला वैल्यूएशन MACD का, 6 फरवरी को, बिकॉज 6 फरवरी को एक्चुअली 26 दिन वाला ईएमए हमें पहली बार मिला। दिस इज द पॉइंट सर, 6 फरवरी को फर्स्ट टाइम हमें 26 दिन वाला ईएमए का वैल्यू मिला। सर एक्चुअली ये डेटा पॉइंट अभी मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, बट आप देखो एक बार चेक करके, जब हम लोगों ने ये इंडिकेटर्स को चूज किया था, जब हम लोगों ने इंडिकेटर्स को चूज किया था, हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, हमें जस्ट इंडिकेटर्स में जाना पड़ा और MACD लिखना पड़ा, और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली आप जो कर रहे हो उसका सारा का सारा डेटा कैलकुलेट करके दे दिया। ये देखो 12 26 9 डेज क्लोज, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर काम को बहुत इजीली कर देता है, बट हमें चीजों को थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना है। अब देखो वही मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वंस वी बोथ गेट बोथ द 12 एंड 26 डे EMA रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, वो कब से है? 6 फरवरी से, थोड़ा याद रखिए। वी कैलकुलेट द MACD वैल्यू। MACD वैल्यू मतलब 12 दिन का EMA से 26 दिन के EMA को आपको माइनस करना होगा। फॉर एग्जांपल 6 फरवरी 2014 12 दिन का EMA था 6153 एंड 26 डे EMA था 6198, तो MACD क्या हो जाएगा? -45। When we calculate the MACD value over a series of 12 and 26 day EMA and plot it as a line graph, इसको एक लाइन ग्राफ की तरह प्लॉट करना पड़ता है। वेट, मैं इसका लाइन ग्राफ भी आपको शो करता हूँ, जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है सॉफ्टवेयर में, लेकिन मैं आपको सिमिलरली नॉर्मल करके दिखाता हूँ। We get the MACD line which oscillates, मतलब जो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता है, कभी आप कभी डाउन, ये इधर उधर होता रहता है, above and below the central line, above and below the central line। वेट सर, ये सेंट्रल लाइन मतलब वो जीरो वाला लाइन जिसके ऊपर बेस करके ये MACD लाइन चलता रहता है, ठीक है। मैं आपको अभी शो करता हूँ, रुकिए। बट लुक हियर अगेन, अब फिर से ये लाइन मैंने यहाँ पर फिर से पुट किया, अब देखते रहो। ये देखो,
ये 6 फरवरी में माइनस, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी चल रहा है, ठीक है 107। लेकिन ये बात थोड़ा सा चेंज हो रहा है जब आपका 28 फरवरी में, आप ख्याल करो सर थोड़ा सा, आपका ये 12 डे ईएमए का लाइन है, ठीक है, ये 12 ईएमए है और ये 26 ईएमए है, खेल बदल रहा है। 12 डे ईएमए 6118 है, 26 ईएमए 6119 है और आपका एमएससीडी हुआ -1। लेकिन उसके बाद 3 मार्च देखो, आपका एमएससीडी पॉजिटिव हो गया, आपका एमएससीडी पॉजिटिव हो गया बिकॉज आपका 12 डे ईएमए ज्यादा हो गया कंपेयर टू 26 डे ईएमए। तभी ना, जब 26 डे ईएमए से 12 डे ईएमए ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एमएससीडी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैथ्स है, यहाँ पर ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा हो जाता है, ठीक है, जैसे ही ऐसा हो जाता है और ये चीज अगर मूव ऑन कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो 6 मार्च, 7 मार्च, इस तरह से 14 मार्च 2014 तक एमएससीडी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता गया है 160 तक। नाउ अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, ठीक है। इतना देर से नेगेटिव चल रहा था, अब 14 मार्च तक ये पॉजिटिव में बदल गया, 160 पॉजिटिव एमएससीडी लाइन। नाउ गिवन द एमएससीडी वैल्यू, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फ्यू ऑब्वियस क्वेश्चन। बहुत जरूरी कुछ सवाल आपके सामने खड़ा हो गया सर, बहुत जरूरी सवाल। व्हाट डज अ नेगेटिव एमएससीडी वैल्यू इंडिकेट? आपने पहले नेगेटिव देखा। व्हाट डज ए पॉजिटिव एमएससीडी वैल्यू इंडिकेट? फिर आपने नेगेटिव देखा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपके लिए क्या मायने रखता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थर्ड सवाल, व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएससीडी? मतलब इस मैग्नीट्यूड का बंगाली होता है सर मतलब मात्रा, मतलब मात्रा इन द सेंस किस लेवल में या फिर किस फोर्स में हो रहा है। व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएससीडी वैल्यू एक्चुअली मीन? मतलब ये आपके लिए कितना, जैसे टेम्परेचर जब बुखार का चढ़ता है तो आपको डर कब लगता है? जब 100 क्रॉस करता है। यस और नो? हेलो, अब बात समझ रहे कि नहीं? जब फीवर 100 क्रॉस करना चालू हो जाता है आपको चिंता होता है, और 100 के नीचे आने से आपको थोड़ा फीलिंग गुड होता है। ऐसे 98 प्लस टेम्परेचर मतलब कंसर्न आ जाता है, और स्पेशली कोविड सिचुएशंस में तो और ज्यादा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, ठीक है, मतलब एमएससीडी लेवल किस लेवल तक आपके लिए कितना मायने रखता है, ठीक है। जस्ट लाइक टेम्परेचर, जैसे आपके शरीर में बॉडी टेम्परेचर जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। What does the magnitude of the MACD value actually mean? As in, what information does 90 MACD convey versus 30 MACD? अगर आपको 90 दिन का MACD मिले तो उससे आपको क्या मिलेगा? अगर आपको 30 दिन का MACD मिले तो उससे आपको क्या पता चलेगा? ठीक है। नाउ वेट, अभी बहुत सारा बातें करना है MACD लेके, पूरा का पूरा बैकग्राउंड छान मार रहे सर, तभी जाके आप प्रैक्टिकली जब भी देखोगे इंडिकेटर्स को आपको समझने में देरी नहीं लगेगा। हाँ ऑब्वियसली अभी बैकग्राउंड समझ रहे हैं, फिर इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप लोगों का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी इंक्रीज करेगा ना रियल लाइफ में, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज एक दिन सीखो और फिर उसको प्रैक्टिस करना भूल जाओ। लोग साइकिल चलाना भूल जा रहे हैं आजकल। ऐसे मैं सुना हूँ कि साइकिल चलाना और सातार करना, सातार मतलब स्विमिंग, ये दोनों चीज इंसान कभी नहीं भूलते, बट फिर भी बहुत दिन अगर प्रैक्टिस ना हो दिक्कत में तो वो भी पड़ते हैं। सही ना? क्या रे, सही बोला कि नहीं बोला? ऐसे आपको पता है सर, एक होता है स्विमिंग और दूसरा होता है साइकिलिंग। ये दोनों इंसान एक बार अगर सीख ले तो कहा जाता है कि कभी नहीं भूलता। क्या आप लोगों को पता है सर? मतलब चाहे वो कितना भी प्रैक्टिस ना करे वो कभी नहीं भूलेगा, ऐसा बोला जाता है। आई डोंट नो, बट मैं जिनसे भी बात किया सब ऐसे ही बात करते हैं। हाँ सुमन, एरकम ही बोलेगी? सुमन आवाज पाচ্ছি। ओके देखो सर, ये अनिमेश तेरा नेटवर्क ठीक है? तू बार बार ज्वाइन कर रहा है? हाँ ठीक है। The sign associated with MACD just indicates the direction of the stock's move. अब MACD आपको क्या बताते हैं? ये बताते हैं आपको कि स्टॉक किस तरह मूव करेगा, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, या फिर निफ्टी 50 के अंदर कोई कंपनी हो, चाहे ITC हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, व्हाटएवर स्टॉक जो भी पसंद है आपको, शुगर का इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री हो, केमिकल हो, स्पेशल केमिकल हो, जो आपको पसंद है आप हर केस में देख सकते हो। MACD जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक्स मूव, ये आपको डायरेक्शन बताते हैं। फॉर एग्जांपल दे ध्यान से,
if the 12 day EMA is 6380 and 26 day EMA is 6220, ध्यान से सुनिए, 12 दिन का EMA क्या है 6380 है और 26 दिन का EMA है 6220। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ EMA कैलकुलेशंस कैसे होता है, मैंने मूविंग एवरेज में आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो आप एक बार वो वाला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो 6220, देन MACD वैल्यू क्या हो जाएगा, 6380 से 626220 को माइनस कर दो ना तो आपको मिल जाएगा, ये तो रूल है MACD का। तो पॉजिटिव 160, ये रहा पॉजिटिव 160 जो हमें लास्ट ये 14 मार्च वाला जो डेटा पॉइंट हमारे पास है यहाँ से मिला था ऐसे भी, ठीक है, तो ये रहा 160। नाउ दिस व्हाट इज दिस 160 फॉर यू, ये 160 आपके लिए क्या मायने रखता है, व्हाट इंपॉर्टेंस इज 160 फॉर यू। नाउ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू यू थिंक द 12 डे EMA विल बी ग्रेटर देन 26 डे EMA। अब फिर से एक सवाल कि ऐसा कब होता है कि 12 दिन का EMA 26 दिन के EMA से ज्यादा होगा। वेल वी हैड लुक्ड इनटू दिस इन मूविंग एवरेज चैप्टर, आप देखो एक बार फिर से वो चैप्टर, ठीक है। द शॉर्टर टर्म एवरेज विल, अच्छा एक सवाल है कि एक द शॉर्टर टर्म एवरेज मतलब शॉर्ट टर्म में जो एवरेज बनता है विल जनरली बी हायर देन लॉन्गर टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म एवरेज ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म एवरेज थोड़ा कम होता है, क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ। अब किसी भी चीज का देख लो ना, से फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर ने 1000 रन बनाया और अभी तक उसने सिर्फ 5 मैच ही खेला है, तो आप जस्ट सोचो कि 5 मैच खेला है और उसने 1000 रन बनाया है, उसका एवरेज कितना हो जाएगा, हेलो कितना हो रहा है 200, है ना, तो 1000 रन बनाया और 5 मैच खेला है तो उसका एवरेज देखो 200। लेकिन अगर यही उसने सपोज मानो 1500 रन बनाया और उसने 20 मैच खेला है, कितना एवरेज बन जाएगा, हाँ, या फिर 30 मैच खेला है, 30 मैचेस कर दो तो कितना हो जाएगा 30 5 50 का एवरेज हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन में आपका एवरेज कम होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली शॉर्ट रन में आपका एवरेज हाई दिखता है। आप किसी भी क्रिकेट जो लोग खेला देखते वगैरह हो, ठीक है, अब देखना कोई प्लेयर एक दिन आया 2-3 मैच अच्छा खेला तो उसका एवरेज हाई दिखेगा, बट लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस उसका ऑटोमेटिकली एवरेज वाइज गिर जाता है, नॉर्मल बात है, इट्स अ वेरी नॉर्मल बात। अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स ख्याल करते हो देखते हो तो आपको समझ आएगा। नाउ पॉइंट इज दैट the shorter term average will generally be higher than the longer term only, ठीक है, when the stock price is trending upwards। ये बात भी ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म एवरेज तभी जाके लॉन्ग टर्म एवरेज को क्रॉस कर जाता है जब स्टॉक मार्केट के फील्ड में आ जाओ, हाँ, स्टॉक मार्केट के फील्ड में जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म से ज्यादा तब होता है जब स्टॉक प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में रहता है, मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में बड़ा हाई मूवमेंट ले रहा है। ऑल्सो do remember the shorter term average will always be more reactive to the current price। short term average हमेशा current market price से ज्यादा रिएक्शन देता है देन द लॉन्गर टर्म एवरेज। ये चीज हम लोगों ने मूविंग एवरेज में भी पढ़ा था, ये सेम कॉन्सेप्ट। शॉर्ट टर्म एवरेज का जो वैल्यूएशन है वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ज्यादा रिएक्शन करता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है। हेंस पॉजिटिव साइंस टेल्स अस दैट देयर इज पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक। सिंपल सी बात है, जब आपको पॉजिटिव दिखे ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, 160 पॉजिटिव इसका मतलब स्टॉक प्राइस अप है, तभी जाके शॉर्ट टर्म वैल्यू हायर हुआ है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। ये 12 दिन का डेटा है और ये 26 दिन का डेटा है, ये 12 दिन का डेटा है और ये 26 दिन का EMA है। दिस इज 12 डे EMA, दिस इज 26 डे EMA। जब 12 डे EMA ज्यादा दिख रहा है 26 डे EMA से और आपका MACD पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चल रहा है मार्केट में, मतलब बुलिश मार्केट में चल रहा है या फिर आगे भी चल सकता है। आई होप सर यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अभी और बात बाकी है बट फिर भी मैं एक बार फिर से सबको पूछना चाहता हूं, सर क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, हेलो, थोड़ा हेल्प कीजिएगा, बोलिए सर समझ में आ रहा है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। यस सर। ओके सर। ज्योति, विक्रांत, सुमन, आप लोगों का भी साउंड आते तो अच्छा होता। ओके सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो पॉजिटिव वैल्यू जब भी आपको दिखे ये आपके लिए एक सिंपल सी सिग्नल देता है, वेरी सिंपल सिग्नल प्रोवाइड कि भाई स्टॉक का जो मूवमेंट है करेंट मार्केट में वो पॉजिटिव है।
नाउ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, ये तो आपने देखा, वी हैड लुक्ड इनटू दिस इन मूविंग एवरेज। अच्छा वो ये भी हो गया। देयर इज अ पॉजिटिव साइन टेल्स अस दैट देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम, तो मोमेंटम में काम करता है सेम एमएसडी इन दिस स्टॉक, एंड स्टॉक इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड अपवर्ड्स, ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स, ड्रिफ्ट जो करेगा ये अपवर्ड ड्रिफ्ट करेगा। द हायर द मोमेंटम द हायर इज द मैग्नीट्यूड, जितना मोमेंटम हाई रहेगा उतना इसका मैग्नीट्यूड हाई रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब वही जैसे आपका टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम टू सेम। फॉर एग्जांपल प्लस 160 इंडिकेट अ पॉजिटिव ट्रेंड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस 120, मतलब 100 का बुखार अगर आपको फीवर 100 का है, ठीक है, अगर आपको 100 का फीवर है वो भी फीवर है, और अगर आपका फीवर 104 का है वो भी फीवर है, लेकिन आपको चिंता कौन सा ज्यादा देता है? फीवर वाइज कंसर्न किस में ज्यादा लगता है? हाँ ज्योति, 104 में ना, कंपेरेटिवली 100 में आपको थोड़ा कम कंसर्न होता है, लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे अगर 160 इंडिकेट है तो ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड, एंड 120 मतलब थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्गर। जितना हायर होगा एमएससीडी उतना हाई पॉजिटिव ट्रेंड, जितना लो होगा उतना लो पॉजिटिव इंडिकेशन, और एकदम नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंडिकेशन फॉर योर ट्रेंड। ओके, हाउएवर while dealing with the magnitude always remember the price of the stock influence the magnitude। स्टॉक का प्राइस मैग्नीट्यूड को, मतलब जिस लेवल पे ये काम करता है एमएससीडी उसको इन्फ्लुएंस जरूर करता है। फॉर एग्जांपल हायर द अंडरलाइंग प्राइस मतलब स्टॉक के पीछे, मतलब अगर निफ्टी 50 का बात चल रहा है, तो निफ्टी 50 किस पे बना है? निफ्टी 50 के ऊपर बेस करके और भी चीजें बना है, या फिर निफ्टी के ऊपर बेस करके, जैसे मानो कि अंडरलाइंग प्राइस सच एज बैंक निफ्टी, किसी एक पर्टिकुलर डे में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो ओवरऑल निफ्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है, तो नेचुरली द हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएससीडी। किसी दिन ऑटो निफ्टी अच्छा काम किया है तो जिस दिन ऑटो निफ्टी अच्छा करेगा उसके बेसिस पे निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म किया है। किसी दिन आईटी का निफ्टी अच्छा काम किया तो आईटी सेक्टर्स के कारण मार्केट में मूवमेंट दिखा है, ठीक है। तो मार्केट मूवर्स, आप देखना मार्केट में न्यूज आता है मार्केट मूवर्स, ठीक है, तो कौन मार्केट को मूव कराया? जैसे रिसेंट ट्रेंड में रिलायंस ने मार्केट को अच्छा खासा मूव कराया, एयरटेल ने अच्छा खासा मूव कराया, तो कुछ रिसेंट स्टॉक अगर आप चेक करोगे निफ्टी 50 में जाके, आप वो भी चेक कर सकते हो। ये सब तो एनएससी बीएससी के साइड में आपको दिख जाएगा, और मनी कंट्रोल वगैरह में भी आपको दिख जाता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ऐसे आपको मैं फिर से दिखा सकता हूं। अभी पॉइंट वेरी सिंपल कि आपका एमएससीडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके पीछे डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग प्राइस, ठीक है। द हायर द अंडरलाइंग प्राइस, जैसे कि बैंक निफ्टी अगर मूव ऑन है तो फिर हो सकता है कि एमएससीडी भी मूव ऑन करेगा, मतलब पॉजिटिव लेवल में चलेगा। व्हेन एमएससीडी इज नेगेटिव, अब देखो सर हर बात तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, कई बार नेगेटिव भी होता है ना। जैसे अभी मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, यस ना, मार्केट कुछ दिनों से मूवमेंट कर ही जा रहा है, मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बिकॉज अभी पूरा पॉजिटिव मोमेंटम है, इंडिया में फेस्टिव मूवमेंट है, ठीक है। हर चीज को देखा जाए तो रिसेंटली मार्केट एकदम पॉजिटिव मूवमेंट के साथ लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा रिसेंट लेवल में निफ्टी का मूवमेंट इन द मार्केट। अगर आप निफ्टी 50 को भी देखोगे, ठीक है, निफ्टी 50 का डिटेल स्टॉक भी देखोगे, एनएससी के साइड में जाना पड़ेगा सर थोड़ा। अगर आप एनएससी के साइट में भी जाओगे ना तो आपको देखो, आप कंपनी का डिटेल्स भी चेक कर सकते हो कि जो निफ्टी 50 कंपनी है रिसेंटली, अभी जो निफ्टी 50 में चल रहा है, ऐसे ये पुराना है, ये देखो नेक्स्ट निफ्टी 50 भी है, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250। अच्छा, सेक्टरल इंडिसेस के अंदर निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, रियलिटी, ठीक है, क्या नहीं है। आप जो चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, बट ठीक है अभी उतना जरूरी नहीं है, आप सेक्टर वाइज बाद में देख लेना। बट ये देखो करंटली मार्केट इतना अप क्यों है, आप चेक करो, जितना कंपनी है वे निफ्टी का सारा कंपनी पॉजिटिव में चल रहा है। देखो ओएनजीसी सब 52 वीक्स हाई, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, मैं आपको बोला ना भारतीय एयरटेल मार्केट मूवर्स में से एक है ना, अभी मैं आपको बोल रहा था। नेस्ले इंडिया, हिंदाल्को, ग्रासिम, टाटा स्टील के बारे में केस स्टडीज हुआ था, हाँ सर, रिसेंट ट्रेंड में जबरदस्त केस स्टडीज हुआ था टाटा स्टील में, देखो सर समझ में आ रहा है। अच्छा, बजाज फाइनेंशियल सर्विस, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईटीसी, एनटीपीसी, आईचआर मोटर का बात तो करता ही रहता हूँ क्लास में, टीसीएस, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, अदानी पोर्ट, इसके बारे में भी चर्चा होता रहता है।
JSW स्टील, टाटा स्टील के साथ बात हुआ था, मारुति, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जितना स्टॉक आप देख रहे हो सभी स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट। देखो आप कितना स्टॉक में नेगेटिव मूवमेंट है। कुछ स्टॉक यहाँ पर है जो मुझे दिख रहा है जिसका रिसेंट ट्रेंड में नेगेटिव मूवमेंट है, आई थिंक लास्ट दिन का है। यहां से देखो रेड दिखेगा आपको, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जिसके अंदर ये लास्ट दिन का है, आप डे चेंज करके भी देख सकते हो, इसके अंदर ये लास्ट दिन का है, ठीक है। तो निफ्टी का मैक्सिमम कंपनी अभी पॉजिटिव मोमेंटम में, तभी तो निफ्टी हायर मूव कर रहा है। तो ये मोमेंटम आपको समझना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से। तो मार्केट का ट्रेंड किधर है, कैसा है, वो अगर आपको समझ में आता है ना, तो आपका ट्रेड सेटअप भी अच्छा रहेगा। और MACD भी आपको जबरदस्त हेल्प करता है, MACD भी आपको जबरदस्त हेल्प करेगा। लेकिन अभी भी आपने MACD क्या हेल्प करेगा आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ। यस आई नो, आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो वेट करो ना सर, ठीक है, क्योंकि इतना सारा बात जो बोलना है। However, while dealing with the magnitude, always remember the price of the stock influence the magnitude. For example, higher the underlying price, जैसे कि बैंक निफ्टी, naturally the higher will be magnitude of the MACD. Wait, when the MACD is negative, जब MACD नेगेटिव होगा तो आपके लिए मार्केट मोमेंटम नेगेटिव होगा। कॉमन बात, कॉमन सेंस क्रिएट हो गया होगा आपको। जब मैंने 160 प्लस 120 प्लस पे बात किया, आपने समझ गया कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है। सिमिलरली जब मैं MACD नेगेटिव में बात कर रहा हूं तो मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव मूवमेंट में या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ MACD, द मोर स्ट्रेंथ इन द डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। मतलब इट मींस 12 डे EMA इज लोअर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 12 दिन का EMA जब 26 दिन के EMA से कम रहेगा, बात को समझिए, जब 12 दिन का EMA 26 दिन के EMA से कम रहेगा, मोमेंटम इज नेगेटिव। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ MACD, द मोर स्ट्रेंथ द डाउनवर्ड ट्रेंड। स्टार्टिंग में जो MACD का स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने देखा था, MACD का स्टैटिस्टिक एकदम स्टार्टिंग लेवल में ये जो पॉइंट था, मतलब अप टू 28 फेब, अप टू 28 फेब तक हम लोगों का जो डेटा पॉइंट था नेगेटिव पॉइंट में था। इसका मतलब जिस पॉइंट में 12 दिन का EMA 26 दिन के EMA से नीचे में रन कर रहा है, इसका मतलब है तब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, या फिर मार्केट मोमेंटम डाउन साइड में है, मार्केट का मोमेंटम भी डाउन साइड में है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सा, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ में आ रहा है डाउन ट्रेंड, तो डिफरेंस बिटवीन द टू मूविंग एवरेज इज कॉल्ड MACD स्प्रेड। अब सवाल देखो सर, ये डाउन ट्रेंड भी आपको समझ में आ गया कि जब MACD माइनस है तो आपके लिए क्या मतलब रखता है। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन टू मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज लाइन का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं MACD स्प्रेड। स्प्रेड डिक्रीज व्हेन द मोमेंटम मेलोज डाउन, जब मोमेंटम मेलोज जब डाउन रहेगा, एंड इंक्रीज व्हेन मोमेंटम इंक्रीज। अब मैं आपको समझाता हूं। To visualize convergence and divergence, traders usually plot the chart of the MACD value, often referred to as MACD line, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी शो कराया, फिर से दिखा रहा हूं। ये देखो सर, ये रहा आपके पास MACD लाइन चार्ट निफ्टी का, जो 1 जनवरी से लेके 18 अगस्त का डेटा पॉइंट को यूज किया गया है। 1 जन से लेके 18 अगस्त 2014 का। अगर आप ख्याल करते हो थोड़ा सा, ये 1 जन से लेके 18 अगस्त तक का है, ठीक है। ये डेटा पॉइंट देखो, दिस इज द 0 पॉइंट, दिस इज अ 0 पॉइंट, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल लाइन है। अब जब ये लाइन इसके नीचे है, इसका मतलब ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन डाउन ट्रेंड में जो आज है कल वो अप ट्रेंड होगा, ठीक है। अब ट्रेंड चल रहा है, फिर ये डाउन ट्रेंड हो गया, फिर नीचे आया 0 लेवल में, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। इस तरह से ये MACD लाइन का अप डाउन चलता रहता है, कभी माइनस पे कभी पॉजिटिव पे, कभी माइनस पे कभी पॉजिटिव पे। अब ये माइनस पे रहेगा कब, पॉजिटिव में रहेगा कब, ये तो आपने MACD का कैलकुलेशन से ही समझ गए होंगे, है ना। ये कब माइनस पे रहेगा और कब नेगेटिव में जाएगा और कब 0 होगा। MACD लाइन ऑसिलेट्स ओवर सेंट्रल 0 लाइन, ये जो सेंट्रल 0 लाइन है ना, उसके आसपास में पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन। ये जो 0 लाइन है ना, ये आपके लिए बहुत वाइटल है, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ MACD इंडिकेटर इज दैट when point to be noted, फाइनलाइजेशंस में आ रहे हैं सर, MACD का फाइनलाइजेशंस कर रहे हैं अभी, ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, फिर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक बार, ठीक है। when MACD line crosses the center line from the negative territory, MACD line crosses the center line from the negative territory, नेगेटिव टेरिटरी कौन सा है यहाँ पर,
ये वाला ये जीरो के नीचे वाला एरिया, हेलो हाँ ज्योति, जीरो के नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, ये तो नॉर्मल ग्राफ है, आप लोग तो बचपन से करते हो। हाँ बोलो सर। सर एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? सर आ रहा है, आ रहा है। ओके, तो बात को प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड ना सर, बहुत जोर से ना तूफान आया है, इसीलिए थोड़ा सा मैं पॉज किया। एक सेकंड, ये रोज का चलता रहता है यहाँ पर। 2 मिनट होल्ड कर जाओ सर, थोड़ा सा खिड़की वगैरह बंद करने दो, नहीं तो पूरा घर का सारा चीज गिर जाएगा। बहुत जोर से फिर से तूफान आ गया। ओके चलो सर। अच्छा देखो, तो MACD लाइन का जो फाइनलाइजेशन है, ये आपको क्या बताता है? दिस इज अ नेगेटिव टेरिटरी। हाँ निमेश, दिस इज अ नेगेटिव टेरिटरी एंड इसके हाँ ऊपर सर। वाला जो जोन है ये पॉजिटिव टेरिटरी। हाँ। अब दिस इज अ सेंट्रल लाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन। अब ये सेंटर लाइन के बेसिस पे आपको MACD को बेसिकली इंटरप्रेट करना है, यही आपका मेन काम रहेगा हमेशा जब भी आप MACD के थ्रू से ट्रेड लोगे। अब आपने MACD का बैकग्राउंड तो समझ ही गए, अब बस किस तरह से MACD बनता है वो भी समझ गए, बस अभी आपको ट्रेड सेटअप करना है। When MACD line crosses the center line from the negative territory to positive territory, मतलब जैसे कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, इट मीन्स देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द टू एवरेज लाइन। इसका मतलब दोनों एवरेज लाइन पे डाइवर्जेंस हो रहा है। मैं आपको अभी शो करता हूं कैसे। दिस इज ए साइन ऑफ इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। ये जब भी ये नेगेटिव एरिया से पॉजिटिव में जा रहा है, ये एकदम कॉमन सेंस भी है कि जब भी पॉजिटिव एरिया में जा रहा है, ये जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो बचपन में थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर ज्यादा भी पढ़े हो तो उनको भी समझ में आ जा रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। ये फिर मैथ्स में भी इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। तो बुलिश मोमेंटम है, देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब जब नेगेटिव एरिया से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जीरो लेवल को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब आपके लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं इस चार्ट में देखूं ना, ऊपर का जो चार्ट हम लोगों ने देखा, जिस पॉइंट में वो -1 क्रॉस करके आया था, दैट इज 27 फरवरी। ये 27 फरवरी का जो एरिया है ना, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जहां पर जाके आपका पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव से, इसका मतलब ये पॉजिटिव मोमेंटम ले रहा है, बुलिश हो रहा है, ठीक है। तो ये 27 फरवरी का जो डेट यहाँ पर था, जिसके ऊपर बेस करके पूरा डेटा पॉइंट को पुट किया गया, यहाँ पर थोड़ा सा हेजी है, बट डोंट वरी, आपका जो मेन चार्ट है ना, जो मेन जो स्टैटिस्टिकल चार्ट जहां पर पुट किया गया, वो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, कि किस पॉइंट पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला। -1 का एरिया मैंने आपको पहले भी दिखाया। Second point, when the MACD line crosses the center line from positive territory to the negative territory, it means there is a convergence between the two averages. There is a sign of increasing bearish momentum. Therefore, one should look at selling opportunities. मतलब इसके आपको सेल करके निकल जाना चाहिए अगर होल्ड में हो, या फिर शॉर्टिंग भी कर सकते हो। As you can see, were two instances during which MACD almost turned negative, that is 8th May and 24th July. ठीक है, ऑलमोस्ट टर्न नेगेटिव, नेगेटिव हुआ नहीं था बट ऑलमोस्ट नेगेटिव की तरह। ये एक एरिया है, दिखाई दे रहा है ना, हियर इज एरिया एंड हियर इज एरिया। ये दोनों एरिया में ये नेगेटिव होने के लिए एकदम रेडी था, लेकिन नेगेटिव हुआ नहीं है। इन दिस करंट चार्ट ये नेगेटिव एकदम हुआ नहीं है, बट एकदम नेगेटिव होने के लिए रेडी था, ऑलमोस्ट टर्न नेगेटिव, बट द MACD जस्ट स्टॉप एट द जीरो लाइन एंड रिवर्स डायरेक्शंस। बट MACD जीरो में रुक गया और फिर से रिवर्स हो गया। मैं आपको यही चीज
अभी रिसेंट लेवल में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको शो करूंगा ना। वेट सर, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? तो फिर अल्टीमेटली जब ये जीरो लाइन पे आ जाता है ना, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू के आसपास में जा रहा है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड क्रिएट किया है। Traders generally argue that while waiting for MACD line to cross over the center line, मतलब क्या हमें वेट करना चाहिए? एक बड़ा सवाल आपके सामने। A bulk of move would already be done and perhaps it would be late to enter a trade. To overcome this, there is an improvisation of the basic MACD line. The improvisation comes in the form of an additional MACD component, which is the 9-day signal line. As a 9-day signal line is an exponential moving average EMA of the MACD line. If you think about this, we now have two lines. Wait sir, मैं आपको ये जो 9 डे का केस है ये मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट आपको मैं अभी बात समझाता हूँ खेल क्या है। अब देखो सर, मैटर को थोड़ा प्रैक्टिकली देखो। कहाँ चला गया हमारा जो मैं स्टार्टिंग से आपको शो कर रहा था? लुक हियर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए, अब स्टार्टिंग में आपको एमएससीडी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्या अभी अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको एमएससीडी समझ में आ रहा है, क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है? हेलो, जब मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैं आपको एमएससीडी लाइन दिखाया था, तब का सिचुएशन सर अभी का सिचुएशन में फर्क कुछ आया? ये एमएससीडी लाइन में क्या हो रहा है? हाँ सर। हाँ ज्योति, विक्रांत बोलो सर। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास पे एमएससीडी जब मैं शो कर रहा था और अभी आपको समझ में आ रहा है ना? ये रहा आपका जीरो लाइन, मतलब सेंटर लाइन, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन के नीचे जब है, दैट मीन्स वो नेगेटिव जोन में है। अब एक जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जैसे मानो कि अगर मैं ये रिसेंट पास्ट में अगर मैं इसमें बात करूं, जस्ट लुक हियर, ये वाला एरिया देखो। ट्रेडर के मन में एक सवाल है कि मूविंग एवरेज, अगर आप ब्लू लाइन पे ही देखो, ये ब्लू लाइन आपका 26 दिन वाला एवरेज लाइन है, और सॉरी 12 डेज दिन वाला, और रेड लाइन जो है वो आपका 12 दिन वाला है, और ये क्लोज 9 जो है ना वो आपका ये जो 9 दिन का क्लोजिंग यहाँ पर एक्चुअली पुट किया जाता है। तो जिसके बेसिस में आपको यहाँ पर ये समझना होता है कि 9 दिन का एक एवरेज लेके आपके मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाता है। मैं उसको समझाता हूँ आपको। ट्रेडर के मन में सवाल है कि जीरो से पॉजिटिव होने का जो एरिया है, इस एरिया में तो ऑलरेडी वो काफी एरिया मूव कर रहा है, उसके बाद ट्रेड लेने का क्या मतलब है? इसमें तो मेरा लॉस हो जा रहा है। मतलब मैं तो इस मूवमेंट में भी ट्रेड ले सकता था। ये मूवमेंट, ये देखो, दिस मूवमेंट इज कनेक्टेड विद दिस मूवमेंट, है ना? बट आप कब ले रहे हो? जब ये जीरो के आसपास आ रहा है, मतलब कुछ ऑलमोस्ट ये एरिया में, मतलब ये एरिया का जो ट्रेड था वो आपने लॉस कर लिया, ठीक है। मतलब वो आपने ट्रेड लिया नहीं, बट आपको थोड़ा कंफर्मेशन भी तो चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा, बट एक बात तो समझना पड़ेगा ना, ये जो एरिया था ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, क्या पता ये और नीचे जाता। बट जब आपको मोमेंटम मिला तभी आपने ट्रेड लिया, दैट मीन्स ये एरिया, अगर आपने मोमेंटम में ट्रेड लिया तो फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी क्रिएट हुआ, शॉर्ट टर्म मूवमेंट भी क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा आर्ग्यूमेंट है। किसी किसी ट्रेडर का मानना है कि जब ये लोएस्ट पॉइंट में है, दैट इज आप कैंडल्स में भी देख रहे हो, ठीक है, साथ में कैंडल्स भी चेक कर लेना सर। एमएसीडी तो अपनी जगह में है ही, बट कैंडल्स भी तो आप लोग जानते हो कि कैसे दोनों को मैच कराना है। स्पिनिंग टॉप, मारू बोजू, जो चेक करना है कर लो ना सर, ठीक है। इंगल्फिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, जिसके साथ मैच करना है। अगर आपको डबल इंडिकेशन मिल जाए और क्या चाहिए? इधर एक तरफ कैंडल भी मैच कर गया, एक तरफ एमएससीडी का भी सिग्नल मिल गया। जैसे इस एमएससीडी के ये पॉइंट में ऑब्वियसली आपको सिग्नल मिला था, देखो अपवर्ड मूवमेंट, ये जीरो लाइन के नीचे ही था बट ऑलमोस्ट छू रहा था। तो देखो सर यहाँ पर मूवमेंट देखो, जिस पॉइंट में ये क्रिएट हुआ है उसी पॉइंट में मूवमेंट देखो आप निफ्टी का, ये निफ्टी के मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखो सर, जिस पॉइंट में यहाँ पर ये दोनों एमएससीडी लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, जिस पॉइंट में दोनों लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कन्वर्जेंस की तरफ आ रहा है, मार्केट देखो, मार्केट क्या हो गया? जब दोनों एमएससीडी लाइन नेगेटिव जोन में जा रहा है, मतलब मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो को टच करने के लिए आ रहा था बट आया नहीं, जीरो से थोड़ा ऊपर में ही रह गया, है ना? तो इस पॉइंट में मार्केट क्या रह गया? साइडवेज। मतलब इस मोमेंट में अगर आप ट्रेड लेते तो एज सच कुछ नहीं दिखता आपको, ठीक है, साइडवेज मार्केट है ये,
ठीक है, बट फिर भी पोजीशन लेने के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में जब पोजीशन कोई लेता है ना, उसी को या तो शॉर्ट सेलिंग करेगा या फिर अप ट्रेंड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। साइडवेज मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर साइडवेज मार्केट को समझ गए ना, साइडवेज मार्केट में अगर आप अपने आप को सर्वाइव कर लिए, तो आप मतलब पॉजिटिव मोमेंटम एज वेल एज नेगेटिव मोमेंटम दोनों मोमेंट के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो आप लोग जानते ही हो कि साइडवेज के बाद कुछ तो होगा, या तो मार्केट अप होगा या तो मार्केट डाउन होगा, ये साइडवेज का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। लेकिन उसके लिए आपको देखो सर, फंडामेंटल भी तो कुछ बात करता है ना, जैसे करंट इकोनॉमी का फंडामेंटल इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लाया है। इकोनॉमी का फंडामेंटल भारत को लेके, इंडियन मार्केट को लेके पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। पूरा दुनिया भर में कोविड का एक पॉजिटिव मूवमेंट है, और हाँ एक फिर से नेगेटिव आ गया, इंग्लैंड में टेस्ट रद्द हो गया सर, खबर है आप लोगों के पास। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th टेस्ट कोविड के कारण बंद हो गया, बिकॉज इंडियन सपोर्ट स्टाफ सभी का कोरोना हो गया है, प्लेयर्स को छोड़ के पूरा मैनेजमेंट को कोरोना हो गया, जानते हो क्या? हाँ सर, ठीक है, मतलब कुछ पॉजिटिव बात भी है, कुछ चीजें नेगेटिव भी है। ओके, अनदर इशू, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब मार्केट MACD लाइन जब नेगेटिव मूवमेंट में जा रहा है, ठीक है, MACD लाइन देखो सर, एक कन्वर्जेंस लाइन, एक डाइवर्जेंस लाइन, एक 12 डे का, एक 12 डे का और एक 26 डेज का। आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा लाइन कब किसके ऊपर जा रहा है? 12 दिन का लाइन अप मूवमेंट में कब जा रहा है, 26 दिन का लाइन अप डाउन मूवमेंट में कब जा रहा है, आपको दोनों समझ में आ रहा है। ये देखो सर, जब ये ब्लू लाइन देखो, ये एक्चुअली 12 डे का है, ठीक है, और ये 26 दिन का देखो जो स्लो लाइन है, बिकॉज ये अपवर्ड मूवमेंट में आपको समझ में आएगा, अपवर्ड मूवमेंट में हमेशा 12 डे EMA हायर में होगा, 26 दिन वाला EMA लोअर में होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट में जस्ट ऑपोजिट होता है, 12 दिन वाला नीचे होता है, 26 दिन वाला ऊपर होता है, ठीक है। तो तभी मार्केट में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दिखता है। और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मार्केट कन्वर्जेंस में है कि डाइवर्जेंस में? सर ये मूवमेंट बताओ ना प्लीज, ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है ये मूवमेंट? हेलो सर। डाइवर्जेंस। नहीं सर, ये एरिया, ये जो मैंने एरो दिया, ये कन्वर्जेंस है, ये मूवमेंट है डाइवर्जेंस। मतलब कन्वर्जेंस होगा उसके बाद डाइवर्जेंस यहां पर हो गया है, बट दिस इज कन्वर्जेंस एंड दिस इज डाइवर्जेंस। मार्केट अप ट्रेंड होता है डाइवर्जेंस में, और मार्केट डाउन ट्रेंड होता है मतलब कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है। और मार्केट जब डाइवर्जेंस के जेन से ऊपर जाता है तब मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट लेता है, और जब कन्वर्जेंस की तरफ जाता है तब मार्केट नेगेटिव मूवमेंट लेता है। आई होप कि क्लियर हो रहा है। क्या अभी भी कुछ डाउट है क्या MACD में? अगर आप MACD लाइन के साथ ऊपर में कैंडल्स को भी चेक करते रहो, तो आपको देखो सर मार्केट का मूवमेंट भी समझ में आता रहेगा। तो इस तरह से अगर आप MACD लाइन को पहचानना सीख जाते हो, तो फिर आप मार्केट मूवमेंट को भी समझ सकते हो। इसके लिए आपको डेटा पॉइंट को भी पुट करना है, जैसे यहाँ पर 12 दिन 26 दिन का डेटा पॉइंट है। अब इसके बेसिस में आप एक ट्रेंड क्रिएट करो, आप एक ट्रेंड क्रिएट करो, उस ट्रेंड के बेसिस में कि फर्दर ये मार्केट अप होगा कि डाउन होगा, इसका भी आपको अंदाजा मिलता जाएगा, इसका भी आपको अंदाजा मिलता जाएगा, चाहे वो निफ्टी 50 के लिए हो, ठीक है। अच्छा देखो एक बात देखो सर, ये जिस पॉइंट में, अगर ये तो निफ्टी 50 का करंट मूवमेंट ऐसा है, अगर आपको किसी मूवमेंट में निफ्टी 50 जब यहाँ पर था, निफ्टी 50 जब यहाँ पर था अप्रैल के आसपास, ठीक है, अगर इस टाइम पे आपने मार्केट को पहचान लिया होता, तो फिर आज आप क्या पोजीशंस पे होते? हाँ सर, मतलब जब वो नेगेटिव था, मतलब बेसिकली अगर किसी को बुल रन करना है, ठीक है, किसी को अगर मल्टी बैगर बनना है, किसी को अगर मल्टी बैगर बनना है, जैसे कि टाटा स्टील को अगर कोई प्रॉपर टाइम में परचेस करता है, इवन शॉर्ट टर्म में भी टाटा स्टील मूवर है, अभी एयरटेल शॉर्ट टर्म में भी मूवर है, ठीक है, और भी स्टॉक्स है, बट मैं कुछ निफ्टी 50 लेवल का ही कुछ स्टॉक्स में बात किया। अगर कोई ये टाइम पहचान लिया ना, तो इसका मतलब मार्केट में वो उसको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, जो ये टाइम समझ जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना सर, अपना टाइम आएगा। सर अब एक सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा, सर अगर मानिए कि मार्केट तो अभी पॉजिटिव है, अभी अगर मार्केट को नीचे आने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, सवाल है कि नहीं है मन में? तो क्या पैसा को मार्केट में लगाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि फिर से मार्केट गिरेगा उसके लिए? हाँ सर, क्या ऐसा सवाल आ रहा है क्या आप लोगों के माइंड में? हाँ सर। है ना,
क्या मार्केट फिर से नीचे आएगा तो उसके लिए वेट करे या फिर मार्केट और आप जाएगा, अभी नीचे आने का चांसेस ही नहीं है, तो क्या करे, पैसा को क्या करे? तो इसके लिए सर आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट हो रहा है। यस सर, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ सर। तो आए, अच्छा एक बात कंप्लीट कर लो, एक बार आपका सवाल का जवाब भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, ट्रेडर्स जनरली आर्ग्यू, ये भी आपको समझ में आ गया। तो ट्रेडर्स जब भी आर्ग्यू करता है कि क्या MACD क्रॉसओवर सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब पहले अगर समझ जाए तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो इसको लेके ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। तो इसीलिए दो लाइन आपको पता भी चल गया, MACD लाइन एंड 9 डे EMA ऑफ द MACD लाइन आल्सो कॉल्ड सिग्नल लाइन। ठीक है, 9 दिन का एक EMA MACD लाइन में ऐड किया जाता है जो सिग्नल लाइन का काम करता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर विद दीज टू लाइंस traders can follow a simple two line crossover strategy as discussed in the moving average chapter। ये मूविंग एवरेज में भी हम लोगों ने बात किया था क्रॉसओवर EMA। हाँ सर, आप 9 दिन का एक क्रॉसओवर EMA ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो 9 दिन का एक EMA, एक सेकंड, अगर आप यहाँ पर एक 9 दिन का क्रॉसओवर EMA लगाते हो, EMA क्रॉस, जब आपने EMA क्रॉस लगाया, ये देखो सर आपको यहाँ पर मार्केट में थोड़ा और सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ऐसे EMA क्रॉस के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था मूविंग एवरेज के क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको EMA क्रॉस, यहाँ पर देखो दो लाइन यहाँ पर आ गया ना, एक नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज में रहता है और एक मूविंग एवरेज में रहता है। ठीक है, ये दोनों लाइन भी आपको काफी हेल्प करता है। ठीक है, मैं अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, अभी आप MACD में ही कांस्टेंट रहो, ताकि आप पहले MACD को प्रैक्टिस में लाओ, उसके बाद फिर से क्रॉसओवर EMA को जब यूज करना सीखोगे ना, जो ऑलरेडी मैंने मूविंग एवरेज में आपको बताया था। यहाँ पर क्या आ रहा है सर, विद दिस टू लाइंस द सेंटिमेंट इज, अच्छा, simple two line crossover strategy is discussed the moving average chapter and no longer wait for the central line crossover। मतलब ये आपके लिए एक दूसरा सवाल आ रहा है कि आपको सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर के लिए वेट नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, आप टू लाइन का एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। देखो सर, द सेंटिमेंट इज बुलिश व्हेन MACD लाइन क्रॉसेस द 9 डे EMA। द सेंटिमेंट इज बुलिश व्हेन MACD लाइन क्रॉसेस द 9 डे EMA wherein MACD line is greater than the 9 day EMA। When this happens, the trader should look at buying opportunities। Point to be noted। आपको सेंटर लाइन क्रॉस करेगा इसके लिए वेट नहीं करना है, आप उससे पहले भी बुलिश का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। कब? जब MACD लाइन क्रॉस द 9 डे EMA, अगर वो 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को MACD लाइन क्रॉस करता है, MACD लाइन इज ग्रेटर देन 9 डे EMA जब होगा, तो इस पॉइंट में आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हो, वेट कर जाओ सर। Sentiment is bearish when MACD line crosses below the 9 day EMA wherein the MACD line is lesser than 9 day EMA। When this happens, the trader should look at selling opportunities। ये नीचे एशियन पेंट्स का एक चार्ट है, आप देख सकते हो, एशियन पेंट्स का एक चार्ट है। एशियन पेंट्स के चार्ट से आपको कुछ तो समझ में आएगा, और फिर मैं रियल में भी आपको शो करता हूँ। द चार्ट बिलो प्लॉट्स MACD इंडिकेटर ऑन एशियन पेंट्स। ठीक है, यू कैन सी MACD इंडिकेटर बिलो द प्राइस चार्ट। ओके, ये देखो प्राइस चार्ट के नीचे आपको MACD दिख रहा है। ठीक है, प्राइस चार्ट के नीचे आपको MACD दिख रहा है, ये रहा आपका जीरो लाइन, ये रहा आपका जीरो लाइन, और ये रहा आपका MACD चार्ट एशियन पेंट्स का। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, देखो इंडिकेटर यूजेस स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ऑफ MACD। इसमें 12 डे EMA ऑफ क्लोजिंग प्राइस है, 26 डे EMA ऑफ क्लोजिंग प्राइस है। MACD लाइन 12 डे EMA माइनस 26 डे EMA रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक लाइन। इसके अंदर जो ब्लैक एरिया है, दिस इज ब्लैक लाइन, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऊपर में खत्म हुआ है, जो 15 के आसपास में रेंज में है। ये वाला ब्लैक लाइन जो है वो आपका MACD लाइन है, और 9 डे EMA जो है वो रेड में है। 9 दिन का जो EMA है वो एक्चुअली यहाँ पर रेड में शो कर रहा है। The vertical lines on the chart highlights the crossover points on the chart whenever signal to either buy or sell has originated। मतलब देखो सर, मैं आपको ये पॉइंट अभी समझा रहा था, बट अभी आपको ये पॉइंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब जिस पॉइंट में ये वाला, यहाँ से देखो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ये देखो रेड लाइन जो है वो आपका 9 डे एक्सपोनेंशियल है, और ये जो ब्लू लाइन है, ये आपका MACD है ना, ये ब्लू लाइन आपका MACD है। अब यहीं पर सवाल है जो मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा था कि
जिस पॉइंट में ये MACD लाइन 9 डेज EMA से अप रहेगा, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव। मतलब अगर आप नेगेटिव मूवमेंट में भी सोच रहे हो क्रॉसओवर के बारे में, जिस पॉइंट में नॉर्मली क्या सबको समझ में आता है कि भाई क्रॉस करेगा जिस मूवमेंट में, उसी मूवमेंट में लेना चाहिए, बट अगर क्रॉस से पहले भी आप ले सकते हो। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखो सर, यहाँ पर जीरो लेवल को, सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं किया था, ये सेंटर लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है दैट इज MACD लाइन, MACD लाइन सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं किया था यहाँ पर, बट फिर भी आप यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हो। मतलब यू डोंट नीड टू वेट फॉर क्रॉस ओवर, बिफोर दैट यू कैन टेक डिसीजन। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? मतलब जिस मोमेंट में MACD लाइन 9 डे EMA से अप रहेगा, उस मोमेंट में आपको बाई करना चाहिए, और जिस मोमेंट में आपका ये सिचुएशन 9 डे EMA से बिलो में रहेगा, आपको बाई नहीं करना चाहिए, आपको सेल कर देना चाहिए। तभी देखो मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में रहता है, मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में रहता है। ये मैं आपको तभी समझा रहा था, फिर से समझाया। ये 9 डे EMA का क्या खेल है, जो आपको ये हेल्प करता है दो लाइन बना के। MACD तो आपको समझ में आ गया, 12 दिन और 26 दिन का। ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन बेसिकली 12 डे माइनस 26 डे EMA का करके है, और ये जो रेड लाइन है वो एक्चुअली 9 डे EMA है सर, 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आप आपके हिसाब से भी यूज कर सकते हो कि इसको 9 को चेंज करके आप अगर 10, 11, 12 जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, और इस 12 को चेंज करके 17, 18 जो करना है, स्लो को चेंज करके जो करना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो सर। स्टैंडर्ड जो है वो 12, 26 और 9 दिन का लेंथ है। समझ में आ रहा है सर? बोलो सर, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट अबाउट MACD? जो बताना था मैंने MACD के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया, बस आप लोगों से कंफर्मेशन चाहता हूँ। क्या कोई डाउट है, कुछ समझ में दिक्कत है? बोलो, बोलिए सर, बोलिए कि MACD को कैसे यूज करना चाहिए। और ये वाला पॉइंट समझ में आया सर? ये क्रॉस ओवर में, मतलब नॉर्मल लोग समझ, सबको ट्रेडर को लगता है कि जब तक जीरो लेवल क्रॉस नहीं करता सेंटर पॉइंट, तब तक ट्रेड करना मुश्किल है। इवन नॉट जस्ट फॉर की बाइंग के लिए, इवन सेल के लिए। जब कोई सेलिंग के लिए सोचता है, उसको लगता है कि जब जीरो लेवल में आएगा तब सेल कर दूं। क्यों? ज्यादा देरी में सेल करोगे तो लॉस ज्यादा होगा ना, ज्यादा देरी में सेल करोगे तो ज्यादा लॉस करोगे। इससे अच्छा है ना अगर आप पहले ही समझ लो। सेल कब करना चाहिए? जब आपका रेड लाइन मींस 9 डे EMA, अगर 9 डे EMA इसके क्या है, 9 डे EMA अगर आपका MACD से ऊपर में है, MACD से में हाईएस्ट पोजीशंस में है, तो इस टाइम पे आपको सेल करने का मौका दे रहा है, तो सेल कर दो। मार्केट देखो साइडवेज है, बट वो अलग बात कि उसके बाद फिर से मार्केट में मूवमेंट आया है, और उस जब मार्केट में मूवमेंट आया है तब आपका MACD हाईएस्ट हो गया है 9 डे EMA से। बात कुछ समझ में आया? मतलब बोथ दी केसेस, चाहे सेलिंग के लिए हो चाहे बाइंग के लिए हो, आपके लिए ये 9 डे और ये 12 और 26 दिन का MACD बहुत वाइटल ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने वाला है सर। ओल्ड है, ओल्ड पैटर्न है, बट बड़ा ही गोल्ड पैटर्न है। बोलो सर, बोलो, कोई डाउट है तो पूछ लो सर। अरे विक्रांत बोल। हेलो सर। हाँ बोल अनिमेश बोल। तो 9 डेज वाला जब बोले आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो रेड वाला होगा ना? हाँ 9 डे वाला ये में जो है वो रेड वाला है, और ब्लू वाला जो आपका 12 माइनस 26 हाँ में, ये आपका MACD है। 12 माइनस 26 ये MACD है। वो MACD हो गया। हाँ ये MACD है, ब्लू लाइन इज MACD, ब्लू में है MACD यहाँ पर, ठीक है। और 9 में, मतलब 9 DA में जो है वो है आपका रेड में। ठीक, समझ में आ गया ना? बस इसी तरह से MACD एक्चुअली काम करता है सर, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट दिन, अच्छा जो सबसे ज्यादा देखो, आप अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। 12 दिन, 26 दिन और 9 दिन का जो खेल है ना, वो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जो जेरल्ड एप्पल ने भी वही वाला यूज किया था, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बिकॉज कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई जैसे जेरल्ड ने किया आपको भी वैसा करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से 12, 26 को 32, 42 जो करना है करो, 50, 100 जो करना है करो। इवन आप इसको भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 9 दिन की जगह उसको 15 दिन, 20 दिन जो भी करना चाहते हो कर सकते हो फॉर कंपेरिजन, ठीक है।
इन आवर नेक्स्ट क्लास सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट में बात करेंगे, बॉलिंजर बैंड। ओके, ये बॉलिंजर बैंड बड़ा इंटरेस्टिंग काम करेगा, बिकॉज बॉलिंजर बैंड में आपको ना सर मार्केट हाई में चल रहा है कि मतलब मार्केट ओवर प्राइस्ड है, स्टॉक का प्राइस ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, इसका समझ आपको बॉलिंजर बैंड दे देगा। ठीक है, स्टॉक ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। एक ही दिन में मैं दो और नहीं देना चाहता, ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है ये मैं आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगा बॉलिंजर बैंड के थ्रू से। इंटरेस्टिंग है सर बॉलिंजर बैंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका भी ग्राफिकल का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत उम्दा है, लेकिन इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिकल टूल भी आएगा। ऐसे आप लोगों को यूज करने का जरूरत, मतलब स्टैटिस्टिक्स करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा समझने का जरूरत है वो तो मैं आपके साथ बात करूंगा। ये देखो सर, ये ऐसा कुछ देखने में होता है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करता है, इसके एनवेलप का कॉन्सेप्ट भी होता है, नॉर्मली साइडवेज मार्केट के लिए है। ठीक है सर, कुछ बातें आज और मैं नहीं करना चाहता, बट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड चलेगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को एमएसीडी समझ में आया, अगर मूविंग एवरेज समझ में आया, तो आई होप कि वो भी समझ में आ जाएगा। और इंडिकेटर्स आपको बड़ा ही एक मतलब कैंडल्स के साथ साथ अगर आपको इंडिकेटर समझ में अच्छे से आ जाता है ना सर, ट्रेडिंग, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, मैं तो फंडामेंटल के भी लिए भी समझता हूँ कि फंडामेंटल्स में भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में भी आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, সুমনের একদম আওয়াজ পেলাম না। সুমন বুঝতে পারলে কি পারলে না? সুমনের আওয়াজ পাচ্ছি না আজকে, আমি জানি না সুমনের বোধহয় কিছু মাইक इशू। विक्रांत, ज्योति, अनिमेश, बोलो सर, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है सर। ओके सर, अब क्या है, आप एक काम करो, होमवर्क क्या रहेगा फिर, आप एमएसीडी लाइन के बेसिस में, ओके ज्योति, एमएसीडी लाइन के बेसिस पे कोई भी स्टॉक चूज करो, उसका ग्राफ को प्लॉट करो और बताओ रिसेंटली क्या चल रहा है। कोई भी निफ्टी 50 कंपनीज ले सकते हो। ठीक है, टेक एनी निफ्टी 50 कंपनी, इवन यू कैन चूज निफ्टी 50 आल्सो। ठीक है, सेंसेक्स के ऊपर भी कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, और उसके ट्रेंड के बारे में बात करो। ठीक है, कि क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज कब हो रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कब हो रहा है, किस मोमेंट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ था, उसको एरो देके कोशिश करो सर, चर्चा करो टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग ज्यादा करते नहीं हो चर्चा, बट फिर भी बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 घंटा निकाल के आप चर्चा चालू करो। ओके सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है। ठीक है, कल फंडामेंटल का क्लास होगा सर, लास्ट 2 वीक में नहीं ले पाया था, बट कल होगा। हाँ बोलो सर। सर पावर एक बार देखना था, क्योंकि उसका ग्राफ मैंने लास्ट देखा था तो बहुत ही साइड में। यदि आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्या जो बोल रहे हो? आपका आवाज मेरे पास क्लियरली नहीं है। यस सर। आप व्हाट्सएप में मुझे बताओ क्या बोल रहे हो। लिख रहे हो क्या? यस सर। ओके।